हेलो बच्चों, आज हम बात करेंगे पर्यावरण से संबंधित कुछ ऐसे प्रश्नों के बारे में जो किसी भी प्रतियोगी परीक्षा के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण हैं। और ये सभी प्रश्न एनसीईआरटी की किताबों से लिए गए हैं और किसी न किसी एग्जाम में ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं। तो ये सब प्रश्न महत्वपूर्ण हैं। तो आज के वीडियो में इन्हीं प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। तो चलिए बच्चों, देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन कौन सा दिया गया है। तो यहाँ पर बच्चों देख सकते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन है चूना पत्थर का रासायनिक नाम क्या है। तो चूना पत्थर का रासायनिक नाम होता है कैल्शियम कार्बोनेट। इसके अलावा कई सारे अन्य नाम भी हैं, जैसे चाक, संगमरमर, मार्बल्स, लाइमस्टोन, खड़िया। तो कैल्शियम कार्बोनेट के ये सब अन्य नाम हो जाएंगे। अब इसके बाद में हम बात करेंगे कि कैल्शियम कार्बोनेट का सूत्र क्या होता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कैल्शियम कार्बोनेट का सूत्र लिखा है CaCO3। अब एक छोटी सी रिएक्शन दी गई है कि अगर कैल्शियम कार्बोनेट को 1000 डिग्री सेल्सियस पर गर्म किया जाए तो ये कैल्शियम कार्बोनेट कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाता है। कैल्शियम ऑक्साइड का साधारण नाम आप बिना बुझा हुआ चूना भी बोल सकते हैं। इसके अलावा इसको काली चूना भी बोल सकते हैं। और अगर इसी कैल्शियम ऑक्साइड की रिएक्शन हम जल से करा दें तो कैल्शियम ऑक्साइड H2O से रिएक्शन करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में बदल जाता है और ये आपका बुझा हुआ चूना कहा जाता है। सूत्र CaOH का होल ट्वाइस। ठीक, तो ये आपका बिना बुझा चूना है जिसे काली चूना कहा जाता है। ये बुझा चूना है जिसे हम CaOH का होल ट्वाइस रासायनिक सूत्र के तौर पर जान सकते हैं। और अगर इसी कैल्शियम ऑक्साइड यानी CaO की रिएक्शन क्लोरीन के साथ करा दी जाए Cl2 के साथ, तो ये आपका CaO Cl2 से रिएक्शन करके बना लेता है CaOCl2 यानी कि कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। और ये आपका एक ब्लीचिंग पाउडर है जिसका साधारण नाम विरंजक चूर्ण भी होता है। और इसकी खासियत होती है कि ये कलर को कलरलेस करता है। कहने का मतलब किसी भी अगर कलरफुल मटेरियल को कलरलेस करना है तो कैल्शियम हाइपोक्लोराइड का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब बच्चों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में। तो यहाँ पर दिया गया है क्वेश्चन नंबर 2 कि जंग लगने पर लोहे का भार घटेगा या बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं बच्चों कि जंग लगने पर लोहे का भार बढ़ जाता है। ठीक, अब हम यहाँ पर थोड़ा सा रिएक्शन कैसे होती है उसकी बात करेंगे। देखो यहाँ पर जो आपका लोहा यानी कि Fe एक सक्रिय धातु है और वो वायु की ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होके आयरन का ऑक्साइड बना लेती है और डिहाइड्रेट स्टेज में आपका होता है क्योंकि नमी होती है। तो इस तरीके से ये आपका जंग का सूत्र बन जाएगा Fe2O3 इंटू XH2। ये आपका जंग का सूत्र है और इसी जंग की वजह से लोहे का भार बढ़ जाता है। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में बात करेंगे कि आतिशबाजी में किन तत्वों द्वारा रंग प्राप्त किया जाता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं बेसिकली 2 एलिमेंट दिए गए हैं, एक आपका स्ट्रॉन्शियम दिया गया है, दूसरा बेरियम दिया गया है। तो जो आतिशबाजी के दरमियान कलर दिखाई देते हैं तो उन कलर की मेन वजह ये आपके एलिमेंट होते हैं स्ट्रॉन्शियम और बेरियम। और अगर आपने पीरियोडिक टेबल देखी होगी तो S ब्लॉक के अंतर्गत वर्ग 1 और वर्ग 2 में जो एलिमेंट हैं उनका हम यहाँ पर डिटेल देखते हैं। तो वर्ग 1 में आपके पास में हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम ये सब तत्व दिए गए हैं। और जो वर्ग 2 में जिसमें से क्षारीय मृदा धातुएं हैं उसमें बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, बेरियम और रेडियम। तो उन तत्वों में से ये आपके 2 तत्व हैं, यानी वर्ग 2 में मौजूद तत्वों में से 2 तत्व ये आपके हैं स्ट्रॉन्शियम, बेरियम। स्पेशली इन्हीं की वजह से आतिशबाजी में जो कलर दिखाई देता है वो बनाया जाता है या प्राप्त होता है। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं कि पानी का अधिकतम घनत्व होता है। तो जो परफेक्ट स्टेज होती है पानी की डेंसिटी की तो आपका 4 डिग्री सेल्सियस होता है। ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप ध्यान रखना कि पानी का अधिकतम घनत्व कितना होता है, तो 4 डिग्री सेल्सियस। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं कि वाहनों से निकलने वाली प्रदूषित गैस है। तो
कार्बन मोनोऑक्साइड वाहनों से निकलने वाली एक प्रदूषित गैस है। अब होता क्या है कि जो कार्बन रिलीज होता है वाहनों के माध्यम से, तो कार्बन क्या होता है, वायु की ऑक्सीजन से क्रिया करता है और बना लेता है फर्स्ट स्टेज में कार्बन मोनोऑक्साइड। और अगर उसी कार्बन मोनोऑक्साइड की रिएक्शन फिर ऑक्सीजन से कराई जाए तो वो आपका कार्बन डाइऑक्साइड में चेंज हो जाता है। तो अगर पूछा जाए सबसे जहरीली या विषैली गैस कौन सी होती है पूरे पर्यावरण में, तो आप कार्बन मोनोऑक्साइड को बताओगे। सूत्र क्या होता है, CO, C भी बड़ा, O भी बड़ा। और इस कार्बन मोनोऑक्साइड को दम घोंटू गैस कहा जाता है, क्योंकि इसके संपर्क में अगर कोई इंसान लगातार रहेगा ना तो उसकी दम घुटने से मृत्यु हो जाएगी। ठीक, तो ये जानलेवा गैस है। अब क्वेश्चन नंबर 6 है, जिसमें से भोपाल गैस त्रासदी के लिए उत्तरदायी प्रमुख प्रदूषक क्या है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ध्यान दीजिएगा। तो भोपाल गैस त्रासदी के लिए उत्तरदायी प्रमुख प्रदूषक है मेथाइल आइसोसाइनाइड, जिसे हम शॉर्ट में MIC के नाम से जानते हैं। और ये घटना हुई थी 2 और 3 दिसंबर के बीच में भोपाल में सन 1984 ईस्वी में। तो वहां पर एक फैक्ट्री थी में, तो उस फैक्ट्री से ये रात में गैस रिलीज हुई थी मेथाइल आइसोसाइनाइड। तो उसकी वजह से उस कार्बाइड फैक्ट्री में रातों रात बहुत सारे लोग मर गए थे। तो ये आपकी एक जहरीली गैस है मेथाइल आइसोसाइनाइड, जो भोपाल गैस त्रासदी के लिए उत्तरदायी प्रमुख प्रदूषक था। और ये घटना 2 और 3 दिसंबर की रात में सन 1984 में हुई थी। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 है यहाँ पर कि वायु में कौन सी नोबल गैस नहीं होती है। तो वायु में कौन सी नोबल गैस नहीं होती है, तो आप एग्जाम्पल के तौर पर या आंसर के तौर पर रेडान का नाम लेंगे कि जो रेडान है ये इन्वायरमेंट में नहीं पाई जाती। बेसिकली हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीडान ये वायुमंडल में पाई जाती हैं, लेकिन रेडान एक रेडियोएक्टिव एलिमेंट है और इसे रेडियम के विघटन के फलस्वरूप प्राप्त किया जाता है। तो रेडान पर्यावरण में नहीं पाई जाती है। बाकी हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन और जीनान ये सभी पर्यावरण में पाई जाती हैं। ओवरऑल अगर हम बात करेंगे तो सब आपकी नोबल गैसें हैं। नोबल गैसों को अक्रिय गैसें भी बोल सकते हैं, निष्क्रिय गैसें भी बोल सकते हैं, और ये स्थायी विन्यास वाले तत्व के नाम से भी जाने जाते हैं, और आदर्श तत्व भी इन्हीं को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया गया है कि ठोस कपूर से वाष्प बनने की क्रिया को क्या कहते हैं। तो ठोस कपूर से वाष्प बनने की क्रिया को हम ऊर्ध्वपातन कहते हैं, यानी कि सब्लिमेशन। तो सब्लिमेशन या ऊर्ध्वपातन होता क्या है, तो जब किसी ठोस को हम गर्म करते हैं तो वो ठोस सीधे ठोस अवस्था से वाष्प अवस्था में बदल जाता है, यानी कि द्रव वाली अवस्था को मिस कर जाता है, सीधा ठोस से गैसियस स्टेज में चेंज हो जाता है। इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन या ऊर्ध्वपातन। तो आप एग्जाम्पल किसका दोगे, कपूर। तो आपने देखा होगा कपूर सॉलिड होता है, अगर उसको आप गर्म करोगे तो वो सीधा सॉलिड से गैसियस स्टेज में चेंज हो जाता है। तो यही जो आपका प्रोसेस है वो आपका सब्लिमेशन या ऊर्ध्वपातन के नाम से जाना जाता है। बहुत पूछा जाता है ये क्वेश्चन कि ऊर्ध्वपातन क्या है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 9 में आपने देखा है, यहाँ पर दिया गया है कि फार्मिक अम्ल सबसे ज्यादा पाया जाता है। तो देखो फार्मिक अम्ल सबसे पहले जो लाल चींटी होती हैं उनके विष में देखा गया था, और इसको आसवन प्रोसेस के तहत बनाया गया था। स्पेशली अगर हम लाल चींटी में देखें तो ये सबसे ज्यादा और सबसे बेहतर तरीके से देखने को मिल सकता है। इसके अलावा चाहे आप बिच्छू की बात करें, चाहे बर्रे की बात करें, मधुमक्खी की बात करें, इनमें भी आप फार्मिक अम्ल देख सकते हैं कि मिलेगा। और अगर हम फार्मिक अम्ल का सूत्र देखें तो फार्मिक अम्ल का सूत्र होता है HCOOH। ठीक, और IUPAC नाम होता है मेथेनोइक अम्ल। अब क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, सिरके में पाया जाता है। तो सिरके में बच्चों एसिटिक अम्ल पाया जाता है। ठीक, और ये एक अम्ल है, और वैसे तो ये आपका दुर्बल अम्ल है, लेकिन अम्ल की कैटेगरी में आता है, क्योंकि अगर एसिटिक अम्ल का सूत्र देखा जाएगा तो ये होता है CH3COOH। अगर इसको आप डिसोसिएट करोगे तो इससे 2 आयन निकल आएंगे, CH3COO माइनस प्लस H प्लस आयन। तो कहने का मतलब है ये आपका H प्लस आयन देता है, इसीलिए इसको अम्ल कहा जाता है। तो सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो एसिटिक अम्ल। अब क्वेश्चन नंबर 11,
साइट्रिक अम्ल मुक्त रूप में किस में होता है? तो देख सकते हैं यहाँ पर उत्तर आपका नींबू होगा। तो जो साइट्रिक अम्ल है वो नींबू में पाया जाता है। बेसिकली ये भी बोल सकते हैं कि जितने भी आपके खट्टे मटेरियल हैं उनमें भी आप देख सकते हैं, जैसे कि आप बात करें संतरे में तो उसमें भी पाया जा सकता है, लेकिन आप खास तौर पर बात करेंगे तो ये एग्जाम्पल हो जाएगा आपका नींबू। तो साइट्रिक अम्ल मुख्य रूप से नींबू में पाया जाता है। अब क्वेश्चन नंबर बच्चों 12 देखते हैं कि फोटोग्राफी में कौन सा अम्ल प्रयुक्त किया जाता है? तो फोटोग्राफी में बच्चों यहाँ पर देख सकते हैं ऑक्जेलिक अम्ल प्रयुक्त किया जाता है। ऑक्जेलिक अम्ल का सूत्र होता है COOH और कार्बन से आप COOH जोड़ के इंटू 2H2 दिखा देंगे, तो ये परफेक्ट पूरा आपका ऑक्जेलिक अम्ल का सूत्र है। अगर आप चाहें तो COOH सिंगल बॉन्ड COOH इतना भी दिखा सकते हैं। तो फोटोग्राफी में कौन सा अम्ल प्रयुक्त किया जाता है? तो ऑक्जेलिक अम्ल। क्वेश्चन नंबर 13 है कि ट्राइनाइट्रोटॉल्यूइन क्या है? तो यहाँ पर ट्राइनाइट्रोटॉल्यूइन को शॉर्ट में TNT कहा जाता है और ये एक विस्फोटक है। इसके अलावा ट्राइनाइट्रोफिनॉल, ट्राइनाइट्रोग्लिसरीन और RDX ये भी आपके क्या है? विस्फोटक मटेरियल है। जैसे कि आपका TNT है उसी तरीके से TNP, TNG और RDX ये सभी विस्फोटक पदार्थ हैं। क्वेश्चन नंबर 12, प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है? तो ये जो आपका प्राकृतिक यानी नेचुरल रबर होती है वो आइसोप्रीन का बहुलक होता है। अब बहुलक क्या होता है? तो इसमें से क्या होता है, निम्न अणुभार के कई सारे मॉलिक्यूल्स कंबाइंड होके उच्च अणुभार का एक जटिल यौगिक बना लेते हैं या जटिल अणु बना लेते हैं। इसी प्रोसेस को आप बहुलक कहोगे, यानी कि पॉलीमराइज और या पॉलीमर बोल सकते हो। और प्रोसेस आपका बहुलकीकरण कहा जाता है, यानी कि पॉलीमराइजेशन। ठीक। क्वेश्चन नंबर 15, हाइड्रोजन को जलाने पर क्या बनेगा? देखो ये भी अच्छा क्वेश्चन है कि हाइड्रोजन को जलाने पर क्या बनेगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं जल। ठीक। तो ये रिएक्शन दी गई है कि अगर हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा, ठीक,